Hello students, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, we cover the impact of government changes on business. यानी कि अभी तक हम लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट को किया और इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उनको फोर्सेस को पढ़ा। अब ये है कि गवर्नमेंट चेंजेस ऑन बिजनेस पे जो कि मेनली आपकी 1991 में पॉलिसी बनी थी उसका क्या क्या इम्पैक्ट हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो द पॉलिसी। तो एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन जुलाई 1991 टू ओवरकम द मैनी क्राइसिस एट दैट टाइम पीरियड। ठीक है, समझ में आई। ये क्राइसिस आए क्यों थे बेटे 1991 में? तो आप लोगों को पहले ये बता दूं कि जब 1947 में हमें फ्रीडम मिली थी तो उस समय हमारा इंडस्ट्री सेक्टर बिल्कुल ज़ीरो कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी फोकस किया था उस समय में उन्होंने सिर्फ अपने लिए उन्हीं इंडस्ट्रीज़ को बनाया था, उन्हीं की तरफ ध्यान दिया था जो उनकी कंट्री की इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करते थे। Actually, they use India as their raw material market and मार्केट फॉर देयर फाइनल प्रोडक्ट। यानी कि सोर्स तो उन्होंने एज अ रॉ मटेरियल इंडिया को चूज़ किया और फिर उसके ऊपर फाइनल गुड्स को बेचने के लिए इंडिया मार्केट को यूज़ किया। तो उस समय की हमारे पास कुछ था नहीं, हमें नॉन नहीं था, तो हम लोगों को स्टार्टिंग ज़ीरो से करनी थी। तो हम धीरे धीरे 1947 से 1990 तक हम बहुत धीरे चल रहे थे। हमारी जो डेवलपमेंट थी बहुत स्लो थी क्योंकि उस समय मेनली गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था। रीज़न बिहाइंड दिस कि प्राइवेट सेक्टर को पैसा था कुछ एक लोगों पर, लेकिन उनको लगाने की नॉलेज नहीं थी और हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज चाहिए थी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने सारा जो बाहर था वज़न था अपने कंधों पर डाल लिया। अब एक यही बात होती है ना कि अगर एक बंदा सारा वज़न उठाएगा तो वो थक जाएगा। तो उस समय तक गवर्नमेंट भी हार चुकी थी। तब वहाँ पर न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया 1991 में, जिसको हम बोलते हैं LPG। L का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, P का मतलब प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन फॉर G। तो बेटा आप लोगों को ये भी पता लगना चाहिए कि बिफोर 1991 आवर कंट्री हैज़ अ क्लोज्ड इकॉनमी पॉलिसी। यानी कि वो दूसरे देशों से इतना इंटरेक्ट नहीं होती थी, क्लोज इकॉनमी थी। तो लेकिन 1991 में इन तीन चीज़ों से उसने पॉलिसी में चेंजेस किए, जिसके कारण बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा हमारी जीडीपी पे भी और इंडियन इकॉनमी पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड कि ये होते क्या क्या हैं। तो फर्स्ट L लिबरलाइजेशन रेफर टू एंड ऑफ लाइसेंस कोटा एंड मैनी मोर रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल विच वर पुट ऑन इंडस्ट्रीज बिफोर 1991। बट 1991 से अगर आपने कोई इंडस्ट्री खोलनी है, कोई फैक्ट्री लगानी है या कोई भी आपने प्रोडक्शन का काम करना है, देन यू हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, तो लाइसेंस लेना होता था, सो मैनी रेस्ट्रिक्शंस होती थी और गवर्नमेंट का उस पर पूरा होल्ड होता था। तो क्या होता था कि इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ की वजह से आपकी इंडस्ट्रीज़ में डेवलप नहीं हो रही थी और लोग कतराते थे कि सो मैनी फॉर्मेलिटीज़ वी हैव टू फुलफिल। लेकिन जब लाइसेंस का कोटा का मतलब था कि कुछ एक एरियाज़ ही गवर्नमेंट ने लोगों के तरफ छोड़ रखे थे कि आप इनमें काम कर सकते हो, तो यहाँ से इनको रिमूव कर लिया गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री या फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकॉनमी। क्लियर। नेक्स्ट हो गया प्राइवेटाइजेशन, रेफर्स टू गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर। 1991 से पहले सारे का सारा जो मेजर रोल था वो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती थी। ठीक है, सारे सेक्टर थे गवर्नमेंट के पास थे। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि अब आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि ड्यूरिंग पब्लिक सेक्टर या पब्लिक में गवर्नमेंट के प्ले में काफ़ी सारी जो मिल्स थी या फैक्ट्रीज थी वो फाइनेंशियली सिक थी या लॉस आ रहा था कॉन्टीन्यूसली, तो उनको भरपाई करते हुए गवर्नमेंट थक चुकी थी। नाउ प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया। अब आप लोगों को ये तो पता है कि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए खून चूस लेता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है फॉर अर्निंग द प्रॉफिट। मेन पर्पस ही उनका प्रॉफिट अर्न करना है। तो वहाँ से पब्लिक ने अपने रोल को रिड्यूस किया। तो रोल को रिड्यूस कैसे किया?
डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, पहले जैसे मान लो कि आपके पास 17 सेक्टर थे, फिर उसके बाद 3 हुए, अब मेजर 2 ही रह गए हैं। उसके बाद डिल्यूशन ऑफ स्टेक, स्टेक मीन्स शेयर होल्डर, ऑनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइवेट, यहाँ पे ऑनरशिप को रिड्यूस किया। प्राइवेट सेक्टर एक्वायर मोर देन 51, पहले कंडीशन क्या थी कि गवर्नमेंट सेक्टर के पास 51 और प्राइवेट सेक्टर के पास 49% शेयर होता था। नाउ प्राइवेट सेक्टर कैन एक्वायर मोर देन 51% शेयर, देन इट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। फिर अभी एक और बोर्ड बनाया गया, BIFR। दिस बोर्ड वॉज सेटअप टू रिव्यू और क्लोज स्टिक यूनिट इन पब्लिक सेक्टर। ठीक है बेटा, ये बोर्ड होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब कि उन्होंने बीमार यूनिट जो सही हो सकती थी तो उनको सही किया, और बाकी जो बीमार बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती थी उनको बंद कर दिया। ये हो गया आपका बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के एरिया में बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन। इट रेफर टू द टूगेदरनेस, टूगेदर मीन्स पूरे संसार की इकोनॉमीज को आपस में जोड़ना। वो कैसे कि जब हमारी कल्चर है, ट्रेड है, हम व्हेन वी शेयर विद अनदर कंट्री। फॉर एग्जांपल अभी हमारे जापान के साथ अच्छे लिंक हैं, अमेरिका के साथ अच्छे लिंक हैं, जिनके साथ हम लोग फ्रीडमली काम कर सकते हैं। चाइना के साथ हमारे अच्छे लिंक थे, लेकिन ड्यू टू कोरोना कोविड-19 के बाद से अब वहाँ पर भारत वहाँ पीछे हटने लगा है। ठीक है ना, क्योंकि वो अपना जवाब देना जानता है। It referred to togetherness of various economies of world. Till 1991, Indian government was strict and regarding to import and export and foreign investment. Globalization से पहले वो strict था, ठीक है। उसने कहा कि आपने इस कंट्री से माल लेना है, इससे नहीं लेना, यहाँ पर फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन नहीं, ग्लोबलाइजेशन के बाद अब वो टोटली फ्री है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि ये LPG पॉलिसी है क्या। अब इसके इम्पैक्ट देखेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज पे। सबसे पहले इट इज़ एन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, यानी कि आपकी स्ट्रक्चर है, इनिशिएटेड इन 1991 में शुरू की गई थी। इसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट बताया गया वर्किंग एंटरप्राइजेज इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। इंडियन के कॉर्पोरेट सेक्टर हैज़ कम फेस टू फेस विद सेवरल चैलेंजेस। क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या दिक्कतें को इन्होंने दूर किया ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस। बेटा उस समय हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, इस वजह से हमने इसमें चेंज किया था, लेकिन उसके बाद हमारे पास क्या बेनिफिट हुआ और क्या नुकसान हो सकता था, व्हेन वी रीड। सबसे पहले इंक्रीजिंग कंपटीशन ड्यू टू चेंज इन द रूल्स ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो क्या हो गया, फॉरेन फर्म्स की एंट्री हो गई। फॉरेन फर्म्स की एंट्री आने से क्या हो गया, मल्टीनेशनल कंपनीज ज़्यादा आ गई। मल्टीनेशनल कंपनीज को अपने यहाँ पाँव जमाने थे, तो उन्होंने क्वालिटी ऑफ गुड्स को ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया, अपनी क्वालिटी को मेंटेन किया लेस प्राइस में। तो इससे क्या हुआ, इंक्रीज कंपटीशन इन इंडियन मार्केट आल्सो, स्पेशली इन द सर्विस सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर में एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग के अलावा सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा सर्विस सेक्टर में, लाइक टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेवाएं देने लगे हैं। अब बेटा आप लोग देखते हो कि पहले हमारे पास बैंक में लोग जाने से घबराते थे, लेकिन अब वो ड्यू टू मोर फैसिलिटीज़ आपके बैंक में जाते हैं। अब आपकी एयरलाइंस ज़्यादा यूज़ होती हैं, फ़ोन का पहले आप लोग नेट के थ्रू काम नहीं करते थे, ऑनलाइन के थ्रू काम नहीं करते थे, अब करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड किए हैं। आज आप देखते हैं कि अगर एक टेलीफोन कंपनी अपनी कॉल रेट कम करती है तो दूसरी भी कर देती है ड्यू टू मोर कंपटीशन। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। सेकेंड है मोर डिमांडिंग कस्टमर। बेटे कस्टमर तो डिमांडिंग होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि पहले ज़माने में कस्टमर को इतनी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि उसने प्रोडक्ट को देखा ही नहीं था ना। प्रोडक्ट भी तो पहले प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच थी, अब कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच है। तो टुडे कस्टमर आर वेल इन्फॉर्म्ड। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन कंपटीशन। कंपटीशन से एक कंपनी आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई इन द मार्केट, ठीक है ना।
फिर जब वो कंपनीज या इंडस्ट्रीज ज़्यादा आती हैं तो वैरायटी ऑफ गुड्स को भी डालती हैं, वैरायटी ऑफ गुड्स को डालती हैं तो कस्टमर के पास वैरायटी हो जाती है चूज़ करने के लिए, तो कस्टमर उसी प्रोडक्ट को चूज़ करता है जो कि अच्छा होता है। तो क्या होगा, मोर डिमांडिंग कस्टमर। पहले तो आप लोग देखिए नाइकी हो गया, इसके बाद एप्पल का हो गया, सैमसंग हो गया, और उसके बाद वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, ये सारे आपके पास टेलीकम्युनिकेशन फ़ोन के हैं। तो उसमें आप लोगों के पास चॉइस होती है कि आपने ये सेट लेना है, ये नहीं लेना। तो ये कहाँ से आए, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आ गई। रैपिडली चेंजिंग इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इंक्रीज कंपटीशन फोर्सेज द फर्म टू डेवलप द न्यू वे टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द मार्केट। क्या होता है कि जब कंपटीशन हो जाता है तो आप सोचते हैं कि कौन सा ऐसा तरीका अडॉप्ट करें जिससे कि आप नए तरीके से प्रोडक्ट को लॉन्च करो, बनाओ, आप कंपटीशन में ग्रो करो, मार्केट में आपकी पोजीशन अच्छी बने। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आपका सारा प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया, मशीन का हो गया, वो इम्प्रूव लेते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेटर से बेटर वे में, ताकि आप वहाँ पर स्टैंड कर सको। फिर है नेसेसिटी फॉर चेंज। बिफोर 1990 द फर्म कुड हैव स्टेबल पॉलिसीज। पहले थी क्योंकि उनको मालूम है कि क्लोज इकॉनमी है, यही चीज़ें चलेंगी। लेकिन जब कॉन्टीन्यूसली उनको मॉडिफाई किया गया, कॉन्टीन्यूसली उनको पॉलिसीज़ को मॉडिफाई किया गया, इन्वेस्टमेंट की गई ज़्यादा R&D में। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नई नई इनोवेशन को लिया गया ताकि आप कम्पिटिटिव मार्केट में स्टैंड कर सको, अपने कंपिटिटर से compete कर सको। नीड फॉर डेवलपिंग, अब भाई जब नई एंटरप्राइजेज आ गई हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं और वहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स आ गए हैं, तो काम जल्दी आसानी से हो गई। क्यों? क्योंकि अगर स्किल्ड वर्कर होगा तो वो लॉ वेस्ट करेगा, लेस वेस्ट होगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और प्रॉफिट का मार्जिन ज़्यादा। लेकिन इंडियन एंटरप्राइजेज में लॉन्ग विद इनएडुकेटली ट्रेंड पर्सनल, यहाँ पर इतने ट्रेनिंग वाले वर्कर्स नहीं मिलते थे तब, क्योंकि जो नई मार्केट कंडीशन अब आज उपलब्ध हो रही है वहाँ पर पढ़े लिखे स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। तो इसके लिए भी हायर कंपटीशन और कमिटमेंट के लिए अब आपके सोर्सेज खुल रहे हैं। तो एक तरह से दैट इज़ एन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मार्केट ओरिएंटेशन। पहले क्या होता था बेटे, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि उनको नॉलेज नहीं थी, तो प्रोड्यूसर क्या करते थे, पहले प्रोडक्ट बनाते थे, फिर उसको मार्केट में सेल करते थे, और कंज्यूमर को भी वही प्रोडक्ट लेना पड़ता था क्योंकि उसके पास अल्टरनेटिव नहीं था। लेकिन धीरे धीरे आपका मार्केट का ओरिएंटेशन, आपकी मार्केटिंग कंडीशन चेंज होने लगी। नाउ द कस्टमर इज़ मोर अवेयर और ही और शी हैज़ अ मोर वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। तो फिर अब क्या होता है कि जो भी नई प्रोडक्ट में इनोवेशन की जाती है तो उसमें कस्टमर की नीड को देखा जाता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, फिर उसकी नीड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को बनाया जाता है। तभी तो कहते हैं कि मार्केट में कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। तभी तो उसकी नीड को, उसकी ज़रूरतों को आइडेंटिफाई किया जाता है। लास्ट है बेटा, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। अब गवर्नमेंट ने अपना फाइनेंशियली गवर्नमेंट ने आउटले कर लिया, निकाल लिया, अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, तो उसका क्या हो गया, उनका डिक्लाइन हो गया। तो पब्लिक सेक्टर को मोर एफिशिएंसी जनरेट करनी पड़ी, देयर ओन रिसोर्सेज टू सर्वाइव एंड ग्रो। यानी कि अब गवर्नमेंट के पास इतनी लॉस सहन करने के लिए पैसा नहीं है। उसने कहा कि अब आप अपनी फर्म्स को भी ठीक करो ताकि मोर कंपटीशन हो सके और आप इसमें ग्रो कर सकते हो। बट सीधा कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही निकला ना कि मल्टीनेशनल 1991 की पॉलिसी के बाद गवर्नमेंट ने अपनी रेस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया, लोगों को फ्रीडम होने लगी कि अब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, कस्टमर को एनालाइज। वो बात अलग है कि वो अपनी प्रोडक्शन को अपनी मार्केट में, इंडियन या फॉरेन मार्केट में कैसे स्टेबल रखते हैं। अब ड्यू टू कोविड-19 और ये अपने प्राइम मिनिस्टर जी हैं, इन्होंने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया है वो सेल्फ सफिशिएंसी के लिए किया है, ताकि आप लोग अपनी इकॉनमी को ग्रो कर सकें। सेल्फ सफिशिएंसी से क्या होगा कि आप दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, आपकी इकॉनमी में इनकम होगी और आपके इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ऑप्शंस मिलेंगे, ताकि आप लोग काम अच्छी तरीके से कर सको। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट। But if you like the video, please share the video, and if any type of doubt, you want any clarity in the concept or topic, please write down in comment box. I will appreciate your comments, and for more notification please subscribe the channel. Thank you.